वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ जो है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है, वो कैसा होता है? गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोलीय हो, स्फेरिकल हो, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक खोखला गोला लें और उसके ऊपर पॉलिश कर दें, तो बन गया हमारा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण बन गया। अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि जैसे मान लीजिए हमने कोई खोखला गोला लिया, ठीक है। अब इस खोखले गोले के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको हमने कट कर लिया और इसके एक साइड में इधर तो हमने क्या करा? पॉलिश कर दी, कलर लगा दिया, रेड कलर लगा दिया। ये अपरावर्तक पृष्ठ, इधर से परावर्तन नहीं होगा, जबकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? आगे वाली, ये चमकीली परत है, ठीक है। तो चमकीली परत जो है वो उभरी हुई है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ है, बाहर की ओर वक्रित, बाहर की ओर कर्व्ड। तो इस स्थिति में ये जो दर्पण बना, ये जो मिरर बना, इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल का मतलब होता है ऊंचा तल, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो तल है ये ऊंचा है। देखिए उभार है ना, देखिए हमने यूं बनाया, ये उभार आ गया ना, इसलिए उसको उत्तल बोलते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण
अगर हम ठीक उल्टा कर दें, उल्टा कैसे कर दें कि इधर हमने पॉलिश की थी, इधर वाले पृष्ठ को चमकी परावर्तक बनाया था हमने, तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार उल्टा कर दें। मान लीजिए इसकी बजाय हम ये कर दें कि इस वाले पृष्ठ को हम परावर्तक कर दें, और ये इसका जो आगे वाला ये जो पृष्ठ है, ये वाला इसका जो, उस पर हमने चमकीली पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मिरर जो बना, इस तरह का जो दर्पण बना, इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सी है, ये वाली। ये दर्पण कौन सा बना, ये बना कॉनकेव, जिसको बोलते हैं अवतल, क्योंकि इसका तल धंसा हुआ है। अवतल मतलब धंसा हुआ तल, धंसा हुआ है ना, जो बनाया है हमने, तो तल परावर्तक पृष्ठ जो है इसका, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अंदर की ओर धंसी हुई है। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो पहली बात तो हुई गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोलीय हो, स्फेरिकल हो, वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, इनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर कर्व्ड होता है, वक्रित होता है बाहर की ओर। कैसे, इस तरह से, ये बाहर की ओर घुमा हुआ। ठीक है, दूसरा होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होते हैं, इनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, परावर्तक पृष्ठ। ये तो परावर्तक पृष्ठ है, ये अपरावर्तक पृष्ठ है। ये जो हुआ अंदर की तरफ से परावर्तक पृष्ठ, तो इधर ये तो हो गया उत्तल दर्पण। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये माने, अपरावर्तक पृष्ठ इसको इधर माने, और इसकी परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर धंसा हुआ, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानने, परावर्तक पृष्ठ मानने से, तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। ये हो गया उत्तल कॉन्वेक्स, ये हो गया अवतल कॉन्केव। समझ में आ गई बात। गोलीय दर्पण समझ गए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, स्फेरिकल हो, इनको कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वे दर्पण है जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर वक्रित हो। और अवतल दर्पण ऐसे दर्पण हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, इनवर्स कर्व्ड हो, अंदर की ओर वक्रित हो, यानी अंदर की ओर घुमा हुआ हो, गोला धसा हुआ। समझ आ गया। यहां अगर फिर बना देता हूं, ये धसा हुआ है और ये उभरा हुआ है। अगर परावर्तक पृष्ठ इधर वाला है और अपरावर्तक इधर है, तो ये हो गया उत्तल या कॉन्वेक्स। और अगर इसी तरह से हम ये माने कि ये वाला अपरावर्तक है और ये वाला हिस्सा परावर्तक है, तो ये हो गया अवतल। आइए, उत्तल और अवतल का अंतर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की संबंधी कुछ शब्दावली पर गौर फरमाएं। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स संबंधी जो शब्दावली है, उसमें सबसे पहला शब्द है ध्रुव या पोल। ध्रुव या पोल क्या होता है, व्हाट इज ध्रुव और पोल। ध्रुव को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, तो ध्रुव या पोल का मतलब क्या है कि देखिए, हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो, उसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, वो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये जो मान लिया गोलीय दर्पण है, कोई भी ये गोलीय दर्पण है, इस साइड से हम बात कर रहे हैं, इधर का, ये यहाँ तक, इस जो पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु, यानी इसका जो केंद्र है, बीच का जो हिस्सा है, वो क्या है, उसको हम ध्रुव करते हैं। इसी तरह से इधर देखें,
तो इधर जो ये बीच का बिंदु है ए बी के बीच में, ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में जो ये बिंदु है जहाँ पे पी लिखा हुआ है, ये इसका पोल है। इसी तरह इधर वाला पोल, ठीक है। ध्रुवीय पोल का मतलब क्या हुआ? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये गोलीय दर्पण था, ए बी ये गोलीय दर्पण था। इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा था? ये अंदर वाला, बाहर वाले पे तो हमने अपरावर्तक बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर बीच का जो पॉइंट है, का जो केंद्र है, बीच का हिस्सा, इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव या पोल। ध्रुवीय पोल समझ में आ गया, ठीक। ध्रुवीय पोल के बाद में अब हम चर्चा करेंगे वक्रता केंद्र पर, या इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है ये एक खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। तो जो ये गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस भी गोले का भाग होता है, जिस भी खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं, यहां हमने एक गोला बना रखा है, खोखला गोला है। इसके दो हिस्से काटे, इधर से ए और बी पॉइंट बनाया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इधर भी हमने ए पॉइंट बनाया और बी पॉइंट बनाया, ठीक है। इस वाले ए और बी वाले हिस्से में हमने क्या किया? पीछे की तरफ, इधर यहाँ इस साइड में अपरावर्तक पॉलिश लगा दी, और इधर वाला पृष्ठ जो है इसको चमकीला बना दिया, ठीक है। इस वाले हिस्से के अंदर क्या किया? इस वाले में हमने बाहर वाले हिस्से को अपरावर्तक बना दिया और अंदर वाले को परावर्तक बना दिया, यानी चमकीला बना दिया, ठीक है। चमकीला पृष्ठ किधर है? अंदर वाला। चमकीला पृष्ठ अंदर वाला है, तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, ठीक है। और चमकीला पृष्ठ जो बाहर की तरफ है वक्रित है, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, तो हम समझते ही, ठीक। तो ये जो दोनों प्रकार के जो दर्पण हैं, जिस खोखले गोले के भाग है, गोले के भाग है, इसका जो केंद्र है ये, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। आई ना? तो वक्रता केंद्र क्या हुआ? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को अंग्रेजी के कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। इससे निरूपित करते हैं कैपिटल सी से, अंग्रेजी। वक्रता केंद्र के बाद में अब हम चर्चा करेंगे वक्रता त्रिज्या के ऊपर। इस पर वक्रता त्रिज्या, उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को तो हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसी गोले की त्रिज्या को, उसी गोले की रेडियस को या त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जैसे देखिए, ये कोई गोलीय दर्पण है। अब ये जो जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, इसको तो हम कह देते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी जो त्रिज्या है, यानी इससे किसी भी परिधि पर कहीं पे भी अपन ने जो लंब डाला है, कोई भी लाइन हमने टच की, ये जो लाइन है त्रिज्या कहलाती है। ये जो लाइन है ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ऐसे बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या समझ में आई। वक्रता केंद्र तो क्या है कि जिस गोले के गोलीय दर्पण जिस
का जो जिस गोले के भाग होते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वो जिस भी गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र है वो तो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, और उस गोले की जो त्रिज्या है यानी सेंटर से जो परिधि पर जो लंब डाला जाता है वो जो उसको त्रिज्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या गोले दर्पण। वक्रता त्रिज्या को हम अंग्रेजी के आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ वक्रता त्रिज्या कौन सी हो गई, इसको सी के बाद में इसको लगा दे एम लिख देते हैं, ये जो सी एम है ये वक्रता त्रिज्या है। इसी तरह से चाहे तो और भी बना सकते हैं, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ बना दो, इसको आर लिख दो, सी आर जो है ये वक्रता त्रिज्या बन गई, ठीक है, वक्रता त्रिज्या ये बन गई, ठीक है, इस तरह से ये होगी वक्रता त्रिज्या की बात। अब बात आती है मुख्य अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पोल तथा वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। यानी क्या है, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है, ये गोलीय दर्पण है, इसका जो ध्रुव है ये गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी ये पी से, तथा वक्रता त्रिज्या ये वक्रता त्रिज्या ये कर्वेचर वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, ये वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, सीधी काल्पनिक सीधी रेखा ये जो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। यानी जो भी दर्पण है उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, ध्रुव, वो मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और प्रिंसिपल एक्सिस को हम पीए लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीए प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, ठीक। मुख्य अक्ष के बाद में अब हम बात करेंगे मुख्य फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ये यहाँ पे हमने देखा था, ये तो एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये वाला दर्पण है अवतल, अवतल अवतल क्यों है, क्योंकि इसमें इस साइड वाली जो है वो तो अपारदर्शी चमकीली बिना चमकीली परत है, ऐसे बनाती है, और इधर वाला जो हिस्सा है ये चमकीली परित, जो परावर्तक जो पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्रित है, यह उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के देखिए, इसमें हम देखें तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसको हमने पोल या ध्रुव बता दिया, ठीक है। ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वक्रता केंद्र जो था, उनको मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखाएं आ रही हैं, मुख्य अक्ष के जो समांतर रेखाएं आ रही हैं, ये परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में इसी मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है सारी सारी रेखाएं। इस बिंदु को जहां पर ये रेखाएं मिल रही हैं, ठीक है, इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में तो वास्तव में मिल रही हैं, दिख रहा है, और अगर उत्तल दर्पण हो, कौन सा, उत्तल यानी कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं वो परावर्तित हो रही हैं
और जब इन परावर्तित किरणों को ये परावर्तित हो गई, ये समांतर किरण आई थी, ये परावर्तित हो गई, ये समांतर किरण आई थी, ये परावर्तित हो गई। इसी तरह से ये समांतर किरण आई थी मुख्य अक्ष से, ये परावर्तित हो गई इधर, ये समांतर किरण आई थी, ये परावर्तित हो गई इधर। जब इनको हम आपस में मिलाते हैं आगे बढ़ा करके, तो हमें जिस मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक, तो मुख्य फोकस की क्या परिभाषा हुई? मुख्य फोकस की परिभाषा ये हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को अंग्रेजी के कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। इससे कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस के बाद अब हम बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या चीज? देखिए, अभी हमने फोकस की बात की थी, और फोकस में हमने क्या कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको मुख्य अक्ष का उसको हम दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो फोकस दूरी क्या हुई? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, पोल ध्रुव, इस बीच की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, यानी अवतल लेंस की, अवतल यानी नंबर 1 इस वाली लेंस की, अंदर की तरफ धंसा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये समांतर किरणें आ रही हैं, ये मुख्य फोकस पे मिल रही है यहाँ पर, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो ये जो दूरी है इसको हम फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको अंग्रेजी के स्मॉल एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर हम इसी चीज की को कॉन्वेक्स मिरर में देखें, यानी उत्तल दर्पण में देखें, फोकस दूरी कहाँ पर? देखिए, समांतर किरणें ये आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात इसी तरह से ऊपर निकल गई। इसी तरह से दूसरी किरण आई, ये परावर्तन के पश्चात निकल गई। इसी तरह से तीसरी किरण इधर से आई, ये परावर्तन के पास निकल गई। चौथी किरण आई और परावर्तन के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अगर इनको हम मिलाते हैं आगे, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो दूरी है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। इसको अंग्रेजी के स्मॉल एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो फोकस दूरी क्या हुई? गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पोल तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे एफ से निरूपित करते हैं। ठीक, फोकस दूरी के बाद में अब हम चर्चा करेंगे द्वारक के व्यास। द्वारक या उसको हम बोलते हैं एपरेचर। द्वारक या एपरेचर क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास यानी डायमीटर दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका गोलीय दर्पण, जो ये गोलीय दर्पण है, एक किधर दिखा रखा है, किधर दिखा रखा है। गोलीय दर्पण जो है, इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? इसमें तो ये ऊपर वाला दिखा रखा है, कौन केव है ना। परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? नीचे वाला हो, ये परावर्तक पृष्ठ है कौन केव में, ये परावर्तक पृष्ठ, और ये अपरावर्तक, ये वाला अपरावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल, कौन केव यानी अवतल। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है
उसकी वृत्ताकार सीमा, ये जो वृत्ताकार सीमा है, वृत्त बना दी, इस सीमा का व्यास, यानी इसको अगर काट करके हमने ले लिया, मान लीजिए इससे काट दिया, एक्स से काट दिया और इधर वाई से काट दिया, तो एक्स और वाई को मिलाने वाली जो रेखा है, एक्स और वाई को मिलाने वाली जो रेखा है, वो कहलाएगी इस गोलीय दर्पण का द्वारक। इधर दूसरे चित्र में भी इसी तरह से एक्स पॉइंट जो है और वाई पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या हुई, वृत्ताकार सीमा का व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, और इसी को हम कहते हैं एपर्चर या द्वारक। ठीक, गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण शब्दावली के बाद में अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के बारे में, कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। देखिए, फोकस दूरी को तो हम समझते हैं। फोकस दूरी का मतलब क्या था कि हमने ये बताया था कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस और ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है, जैसे कि यहां पर हम बता रहे हैं एफ पी, वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है फोकस दूरी। इधर ये पी, इधर ये एफ, एफ पी जो है क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी अगर हम बात करें एफ पी की, और एफ पी अगर 2 है, 2 मीटर है, तो सी एफ, सी पी, सी और पी, सी पी कितनी होगी, सी पी कितनी होगी, ये होगी 4 मीटर। यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या को जैसे कि हम दिखाते हैं आर से, आर जो होती है बराबर कितनी होती है, 2f, फोकस दूरी की दुगनी। आर बराबर 2f, फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। याद रहेगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के फोकस संबंधी एक खास तथ्य पर। देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम कोई गोलीय दर्पण लें, जैसे कि यहाँ पर हमने एक कॉनकेव मिरर ले रखा है, यानी अवतल दर्पण दिखा रखा है, अवतल, कॉनकेव, ये अवतल दर्पण दिखा रखा है। यहाँ हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो परावर्तन के बाद में फोकस पर मिलती है। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं सारी, ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर जो किरणें आ रही हैं वो कहाँ मिल रही हैं, जिस बिंदु मिल रही है उसको कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक, ठीक है। अगर ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर न होकर के आपस में समांतर हो, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, आपस में समांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, तो ये कहाँ मिलेंगी, तो ये मिलेंगी फोकस तल पर। देखिए, एक तो मुख्य अक्ष है, एक फोकस तल है। मुख्य अक्ष जहाँ पे मुख्य फोकस है उसी के 90 डिग्री का हम उस पर बना दें, एक लंबवत रेखा बना दें, मुख्य फोकस के लंबवत जो रेखा हमने बनाई है 90 डिग्री की, 90 डिग्री की, इसको हम बोलते हैं फोकस तल, फोकस तल। तो अगर आपस में समांतर रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, तो आपस में समांतर रेखाएं परावर्तन के बाद में फोकस तल पर कहीं मिलेंगी, जैसे यहाँ मिल सकती हैं, यहाँ मिल सकती हैं, फोकस तल पर मिलेंगी मुख्य फोकस की वजह। मुख्य फोकस पर कब मिलेंगी, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, तब तो ये मुख्य अक्ष को मिलेंगी। और अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी, आपस में समांतर होंगी, तो ये
फोकस तल के ऊपर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब हम आपको गोलीय दर्पण में यानी स्पेरिकल मिरर में अविलंब यानी नॉर्मल खींचना बताएंगे। अविलंब कैसे खींचा जाता है, बार बार में अविलंब का जिक्र आएगा, तो ये अविलंब खींचते कैसे हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, प्रकाश की किरण के आपतन बिंदु यानी जहां पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे ये यहाँ इस चित्र के अंदर मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ पड़ रही है, तो ये आपतन बिंदु हो गया। और आपतन बिंदु को और इस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को, ये वक्रता केंद्र है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा वो हमें क्या देती है, अविलंब प्रदान करती है। इन दोनों को मिला दो तो हमें अविलंब प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ए बी ये एक अपनी आपतन किरण थी, इंसिडेंट रे थी, और ये बी बिंदु पर आपतित हो रही है, तो बी बिंदु को और सी बिंदु को हमने मिला दिया। उस तरह से हमें ये जो किरण प्राप्त हुई, ये हमें अविलंब बता रही है, ये अविलंब हो गया। आगे समझो, किसी भी जब भी कभी हमें अविलंब खींचना हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि किरण का आपतन बिंदु कौन सा है, और आपतन बिंदु को तुरंत उठा करके उसके वक्रता केंद्र से मिला दो तो अविलंब हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण संबंधी कुछ प्रमुख किरणों पर, प्रमुख रेज पर। जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे, किरण रेखा चित्र बनाएंगे, तो इन किरणों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो गोलीय दर्पण की जो प्रमुख किरणें हैं वो 4 प्रकार की हैं। 4 प्रकार में से पहले प्रकार की किरण की हम बात करें, पहली किरण कैसी हो सकती है कि ऐसी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, तो ये कोई गोलीय दर्पण है, देखिए दोनों चित्रों में गोलीय दर्पण दिखाए गए हैं। इस गोलीय दर्पण के अंदर जो चमकीली सतह है, शाइनिंग वाली जो सरफेस है वो इस साइड में है, और पीछे जो है ये अपारदर्शी परत है, तो इसलिए ये वाला कौन सा दर्पण हुआ हमारा, अवतल, अवतल। इसी तरह से इधर वाला दर्पण हम देख रहे हैं, यहाँ पर चमकीली सतह जो हमारी है वो ऊपर वाली है, और अंदर वाली जो सतह है वो अपारदर्शी है, इसलिए ये वाला कौन सा दर्पण हुआ हमारा, ये हुआ उत्तल। ठीक है, तो हम दोनों ही दर्पणों की बात कर रहे हैं कि इन दोनों ही दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण का क्या हाल होता है वो देखते हैं। देखिए, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो मुख्य अक्ष कौन सा होता है, दर्पण का जो ध्रुव है यानी ये जो पी है, पोल है, और दर्पण का जो वक्रता केंद्र है यानी ये, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा वो मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जो समांतर रेखा आती है, समांतर रेखा जो समांतर जो किरण आ रही है प्रकाश की, और जब इस बिंदु पर आपतित हो रही है अवतल दर्पण के अंदर, उसके बाद में वो परावर्तित होगी, और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से निकलती है, दर्पण के मुख्य फोकस से निकलती है, मुख्य फोकस से। ठीक है, यानी पॉइंट क्या रहा कि अगर गोलीय दर्पण की बात हो रही है और अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगर यही बात हम अवतल दर्पण के बारे में, सॉरी उत्तल दर्पण के बारे में करें, यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में करें, उत्तल दर्पण के बारे में करें, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है वो परावर्तित हो जाती है, और उसको आगे जब हम बढ़ाते हैं तो वो फोकस से होकर गुजरती नजर आती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमारा पॉइंट क्या है कि गोलीय दर्पणों में क्या होता है
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजरती तो अवतल दर्पण के अंदर है और गुजरती हुई प्रतीत किसमें होती है? उत्तल दर्पण के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली किरण की बात। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे किरण की। दूसरी किरण कैसी है? मुख्य फोकस से गुजर कर आने वाली किरण। कैसी किरण है ये? जो दर्पण के मुख्य फोकस से गुजर रही है। तो इसकी खासियत क्या है कि यदि कोई किरण, प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है और गुजरते हुए आपतित हो रही है, तो वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर प्रतीत होती है। ठीक है, समझे बात? कि अगर कोई किरण, कोई प्रकाश की किरण इसी दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है या गुजरती हुई इंसिडेंट होती है या इंसिडेंट मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर परावर्तित होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस की पहचान क्या होती है? इसका धसा हुआ भाग चमकीला होता है और उभरा हुआ भाग से पॉलिश लगी हुई होती है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, ये है इधर ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल। उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है? उत्तल या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स पहचान क्या होती है? इसका जो उभरा हुआ भाग होता है वो चमकीला होता है और धसा हुआ भाग जो होता है अपारदर्शी होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, ये अपना कॉन्वेक्स हो गया, उत्तल हो गया। अब मुख्य फोकस से आने वाली उसकी बात कर रहे हैं किरण की। देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस, ये वाला मुख्य फोकस, इधर भी ये मुख्य फोकस है। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजर करके आपतित हो रही है या मुख्य फोकस से गुजर करके आपतित होती है, प्रतीत होती है, तो वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रहे? ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरी किरण की। तीसरी किरण कौन सी है? जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर करके आ रही है या वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, गुजर करके आ रही है। देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर करके आपतित हो रही है या गुजर करके आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो किरण है वो जिस दिशा से आती है, जिस ओर से आती है, ठीक उसी दिशा में बिना विचलित हुए वापस लौट जाती है। ठीक है, चाहे से दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई सा भी दर्पण हो, जिस दिशा से वो आ रही है उसी दिशा के अंदर वो निकल जाती है। तीसरी किरण की विशेषता क्या है? तीसरी किरण कौन सी है? पहले तो ये देखो कि वक्रता केंद्र से, अगर किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के आती हुई जो किरण है आपतित हो रही है, तो वो परावर्तन के बाद में उसी दिशा से वापस लौट जाती है बिना विचलित। ठीक है, गोलीय दर्पण संबंधी जो चौथी किरण है वो है ध्रुव पर आपतित होने वाली। इसमें क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो वह आपतन कोण के बराबर कोण बनाते हुए ही परावर्तित हो जाती है उसी दिशा में। ठीक है, इसमें क्या है कि ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण आपतन कोण के बराबर कोण बनाते हुए, परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इधर से ये किरण आई, ये ध्रुव पर आपतित हो रही है। अगर मान लीजिए इसी ने कोण बनाया, अभिलंब हमने खींचा, ये मुख्य अक्ष है हमारा,
अगर ये मुख्य अक्ष से मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये जो आर का मान है, यहाँ पर जो आर है वो भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित होगा, यानी ये बराबर होते हैं, ये कोण दोनों आई और आर के कोण बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यही बात उत्तल लेंस के अंदर है कि इसके ऊपर जब किरण आपतित हो रही है ध्रुव के ऊपर, तो वापस से उतना ही कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। समझ, कहने का मतलब क्या है कि अगर गोलीय दर्पण की हम बात कर रहे हैं और ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव के ऊपर कोई किरण आपतित हो रही है, तो वो क्या करती है, उतना ही कोण, आपतन कोण के बराबर कोण बनाते हुए वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक।